ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यद्यपि संसार के प्रत्येक प्राणी का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य होता है सुखी होने का, उस सुख को प्राप्त करने के लिए मां जिनवाणी में तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से और गणधर परमात्माओं आचार्य भगवंतों द्वारा जो लिपिबद्ध जिनवाणी है, जिसे हमने 4-5 दिन पहले ही श्रुत पंचमी के रूप में मनाया है, बिना किसी भूमिका के, क्योंकि विषय बहुत लंबा है और मूल मुख्य जो बातें हैं वो बातें आप और हम तक पहुंचें और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। यद्यपि हम अनादिकाल से रह रहे हैं, आश्चर्य की बात यह है कि हमें पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। अनादिकाल से रह रहे हैं लेकिन पता नहीं है। ऐसी ही बात है ना कि जिस घर में रह रहे हैं वो पता नहीं है कि ये घर मेरा है कि किसका घर है। ऐसा ही, क्योंकि मुझे बात तो करनी है ढाई द्वीप की, लेकिन आधार की जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम ढाई द्वीप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या है, उस आधार के संबंध में संक्षिप्त में चर्चा करता हूं, क्योंकि अपने पास प्रोजेक्टर या ये सारी चीजें होती तो उतना समय बच जाता। लेकिन खैर, जो भी अपने पास सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के माध्यम से अपन आरंभ करते हैं। यदि आप रुचिपूर्वक, जिज्ञासापूर्वक विषय को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसमें और इससे हमको फायदा क्या है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को ग्रहण करेंगे तो जिज्ञासा जागृत होगी और उबासी आने का कोई कारण नहीं रहेगा। अन्यथा तो यदि स्कूल के सेक्शन में भी देखते हैं कि गणित का जो पीरियड होता है वो पीरियड सबसे पहला पीरियड रखा जाता है ताकि बच्चे बोरियत महसूस नहीं करें। क्या बच्चे, सही कह रहा हूं ना? और आप और हम सबकी विडंबना है कि ऐसा विषय हमको अंतिम पीरियड में रखना पड़ रहा है। सारे दिन भर की थकान है, सारे दिन भर की सारी चीजें जो भी पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक और न जाने कौन कौन सी सारी चीजें रहती हैं, उसके बाद हम इस विषय को लेकर के यहाँ बैठे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी रुचि है पंच परमेष्ठियों के प्रति और मुख्य उद्देश्य, हमारा प्रयोजन है सुख प्राप्त करना। उसको प्राप्त करने के लिए हम शुभारंभ करते हैं। आपने नाम तो सुना होगा, 3 लोक। नाम तो सुना है, कोई ऐसा यहाँ पर है जिसने नाम नहीं सुना हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने नाम नहीं सुना हो? अरे नहीं सुना तो अभी तो सुन ही लिया। 3 लोग की चर्चा, क्योंकि मेरा आधार स्तंभ है, इसलिए मैं उसकी चर्चा करके मुझे जिस विषय पर आना है उसकी चर्चा आपके साथ करूंगा। ऐसा मोनोग्राम जैन मंदिरों में देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा भाई साहब? देखा है? ये मोनोग्राम आपने मंदिरों में देखा होगा, कहीं किताबों के पीछे देखा होगा, जैन ग्रंथों के पीछे देखा होगा।
ये जो है वो 3 लोक का नक्शा है, 3 लोक इसमें समाहित है। मुझे जिस विषय पर आना है वो यहाँ से जब तक मैं आरंभ नहीं करूंगा वहां तक नहीं आ पाऊंगा, और इस विषय की चर्चा करूंगा तो करीब करीब मुझे महीना भर क्लासें लेनी पड़ेंगी। लेकिन अपन तो 2.5 द्वीप की चर्चा करते हैं, और हम कृत्रिम क्षेत्रों की, कृत्रिम जिन मंदिरों की दर्शन करने के लिए, यात्रा के लिए जाते होंगे निमेश भाई, साल में 2 बार 3 बार शिखर जी यात्रा करने के लिए जाते हैं। फ्री में ही होती होगी, फ्री में ही होती है निमेश जी की फ्री में होती है। कोई स्पॉन्सर होगा हमें भी बता देना भाई, कोई स्पॉन्सर हो तो। बीच में हल्की फुल्की बातें इसलिए करना पड़ता है कि वजन भारी नहीं हो जाए। तो हम ऐसी जो यात्राएं करते हैं उसमें तो कुछ ना कुछ हमारा खर्च लगता है, पैसों का खर्च लगता है, समय का खर्च लगता है, और उसके बाद भी वहां जाकर हमारे परिणाम वैसे रहे कि नहीं रहे क्या पता। लेकिन जहां पर हम सशरीर नहीं जा सकते हैं, ऐसे 398 इस पूरे प्रक्रिया में हम 398 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करेंगे। कितने? 398, 400 में 2 कम, 398 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करेंगे, जिनमें अब प्रतिमाएं कैसी होती हैं, कैसे अकृत्रिम जिनालय हैं, वो एक जुदा विषय हो जाता है उसकी सारी चर्चा करने में। लेकिन एक ख्याल रखिएगा कि इस मध्य लोक में जिस 2.5 द्वीप की हम चर्चा कर रहे हैं, उस 2.5 द्वीप में निःशुल्क, बिना खर्च के, मात्र आपका 35 मिनट, 40 मिनट, घंटा, 60 मिनट जो लगेगा, वहां जहां तक हम पहुंच पाएंगे उसमें आप 398 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने वाले हैं। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। जैसे आचार्य भगवान जब ग्रंथों का निर्माण करते हैं, विद्वान गण जब ग्रंथों का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम इन क्लासों के माध्यम से 398 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने वाले हैं। मामा जी, वंदना करनी है कि नहीं करनी है? करनी है ना भाई। सब आप सावचेत रहेंगे और मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो आपको आनंद आएगा। नहीं तो आप यहाँ से 9:15 बजे, 9 बजे जब बाहर निकलेंगे, क्या 40 मिनट हमको 45 मिनट बोर किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। देखिए, ये 3 लोक का जो नक्शा है, इस 3 लोक में क्या क्या चीज है वो समझते हैं। कोई जानता है इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, गुड। इसको क्या लिखूं ऊपर वाले को? बहुत बढ़िया, शानदार, ऊर्ध्वलोक। इसे मध्यलोक, और इसे अधोलोक। इस पूरे ऊपर से नीचे तक की ऊंचाई की बात करेंगे। आपको कई सारे प्रश्न होंगे, मैं पहले से आपको बता देता हूं, कई सारे आपके प्रश्न होंगे, नई नई डेफिनेशंस आएंगी इसमें, आप सब नोट करना। एक प्रश्न का सेशन रखेंगे, उसमें हर प्रश्न का समाधान करेंगे। लेकिन बीच में आपने प्रश्न कर दिया तो जो अपना टॉपिक चल रहा है उससे अपन अवरुद्ध हो जाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, आपको जो भी प्रश्न उठे उस प्रश्न को, और 99% आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके प्रश्न का समाधान होता चला जाएगा। अभी मैं नए शब्द जैसे ही बोलूंगा तो आपको प्रश्न होगा इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है। लेकिन जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे उन प्रश्नों का भी आपके समाधान होता चला जाएगा। इस पूरे को हम बोलते हैं 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। यहाँ पर अधोलोक में आप सब जानते ही होंगे क्या होते हैं अधोलोक में? नरक होते हैं ना। कितने होते हैं? 7 होते हैं। वो कैसी पृथ्वी होती है, कैसा दुख होता है, वो सारा आप 6 ढाला से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर 7 पृथ्वियां हैं, नाम किसी को पता है?
शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, पंख प्रभा, महात्म प्रभा, इतने सुंदर सुंदर नाम है कि नाम सुन के तो लगता है कि वहां जाएं, नहीं? बहुत सुंदर सुंदर नाम है उसके, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत भी धर्म के प्रति जो जानता है उसका इस क्षेत्र में तो जाने की इच्छा नहीं। ये 7 पृथ्वियां हैं और 7 पृथ्वियों में उसका पूरा विस्तार है। ये इसको कहेंगे अधोलोक का वर्णन। क्या बोलेंगे अचल? अधोलोक का वर्णन। हमें इसकी चर्चा आज की क्लास में नहीं करनी, ठीक है? यहां से ऊपर ये जो है ये है मध्यलोक, इसकी बाद में बात करता हूं। और इसके ऊपर जो है वह है ऊर्ध्वलोक। और यहाँ पर ऊर्ध्वलोक है इसलिए आप जानते ही होंगे क्या है? क्या है? स्वर्ग। थोड़ी थोड़ी इच्छा तो होती होगी स्वर्ग में जाने की, नहीं कि कुछ नहीं तो स्वर्ग में तो जाएं, लेकिन स्वर्ग भी संसार ही है। संसार में रहना है कि संसार से मुक्त होना है? भाई यहां जाओ या यहां जाओ, है तो संसार ही। तो संसार से मुक्त होना है तो हमें तो यहां पर भी जाने की कोई अभिलाषा इच्छा नहीं। तो ये है ऊर्ध्वलोक। यहाँ पर जो अपने पंच कल्याणक वगैरह होते हैं ना, तब आपने नाम सुने होंगे, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, ऐसे नाम सुने। ये सारे जो देव हैं, सारे इंद्रगण हैं, वो इंद्रगण यहाँ निवास करते हैं, उनके विमान हैं यहाँ पर। उन विमानों में अब बताया ना कि इसका वर्णन करेंगे तो फिर इसकी 10-15 क्लासें लग जाएंगी, इसकी 10-15 क्लासें लग जाएंगी, लेकिन मुझे यहाँ तक आने के लिए ये आपको शॉर्ट में सारी चीजें बतलानी है। ये ऊर्ध्वलोक है। और आप सब जानते होंगे कि 3 लोक के सबसे ऊपर के भाग में क्या है? और उस सिद्धशिला में हमें अपना स्थान रिजर्व करवाना है कि नहीं करवाना है? आरक्षित करवाना है ना। तो बस हमारा सारा जो उद्देश्य है, सारा जो प्रयोजन है, चाहे हम चरणानुयोग पढ़ें, चाहे हम कर्णानुयोग पढ़ें, चाहे द्रव्यानुयोग पढ़ें, चाहे प्रथमानुयोग पढ़ें, एकमात्र हमारा प्रयोजन, एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र उद्देश्य यहाँ का है। ठीक है? अभी तक तो समझ में आ रहा है कि कठिन लग रहा है? भाई साहब समझ में आ रहा है? चलिए, ये अपन बात, हाँ ये बात कर रहा था, ये इस सारे की ऊंचाई होती है 14 राजू। कितनी? 14 राजू। राजू यानी रस्सी। अब इसका विश्लेषण जो मैं वो बाद में बताऊंगा, जब पारिभाषिक शब्द सारे बताऊंगा तब ऐसा समझें कि ये ऊंचाई नापने की एक मापक है। जैसा अपन बोलते हैं ना मीटर, किलोमीटर, उसी तरीके का ये भी एक मापक है। लेकिन ये जैन दर्शन का अद्वितीय, और इसका माप संख्यात में नहीं होता है, काउंटिंग में आए ऐसा माप नहीं है, असंख्यात अनंत में इसकी काउंटिंग है। अब ये इतना सारा ये दिख रहा है हमको 3 लोग, लेकिन यहाँ पर इसको बोलते हैं त्रस नाली, है ना बेटा? पढ़ा कहीं? हाँ, इसका सिर हिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा। तो यहाँ पर त्रस नाली में जो त्रस जीव है, त्रस जीव किसको कहते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं वो इस त्रस नाली में रहते हैं। इसकी 1 राजू चौड़ाई और 1 राजू 14 राजू ऊंचाई। और ये दिखता तो हमको ऐसा है, लेकिन इतना का इतना गहरा है। समझ में है ना? 3 डायमेंशन समझते हैं? 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में ये हमको एक साइड दिख रही है, लेकिन ये जितना ऐसा है वैसा का वैसा, जैसे ये कमरा हमको आगे से दिखता है लेकिन उतना गहरा भी तो है अंदर, वैसा का वैसा इसकी स्थिति है, इसकी पोजीशन है। तो ये 3 लोग के संबंध में एक बात आपने सुनी होगी कि जैसे कोई व्यक्ति कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो, ऐसे 3 लोग की पोजीशन है। नीचे 7 राजू, फिर ये सिकुड़ता हुआ आगे जाता है, और यहाँ पर मध्य लोक की स्थिति आती है, वहां पर 1 राजू हो जाता है। ख्याल में आ रहा है? और फिर यहां से आगे बढ़ते हुए फिर ये वापस फैलता है और 5 राजू यहाँ होता है, और फिर सिकुड़ते हुए ऊपर जाके सिद्धशिला तक जाते जाते 1 राजू हो जाता है।
ये हमारे 3 लोक का पूरा नक्शा है। अब इस 3 लोक में जहां हमें बात करनी है कि नीचे का जो भाग है वो 7 राजू पूरा अधोलोक का है, जिसमें किसकी चर्चा की? नरक की, जिसमें हमको जाना है। कोई जाने के लिए तैयार है क्या? किसी को नहीं जाना? तो ये हमारे लिए क्रॉस, इसमें हमको जाना ही नहीं। और यहाँ पर ये जो है ऊर्ध्वलोक, उस ऊर्ध्वलोक भी कितना है? कुछ कम 7 राजू। कितना? कुछ कम 7 राजू। 7 राजू का अधोलोक हो गया और 7 राजू का ऊर्ध्वलोक, तो कुछ कम ऊर्ध्वलोक। अब कुछ कम में क्या है? तो 1,40,000 योजन कम ऊर्ध्वलोक। कितना? 1,40,000 योजन कम ऊर्ध्वलोक है। तो उस ऊर्ध्वलोक में ये जो 1,40,000 योजन कम रहा, उसमें ये हमारा मध्यलोक है। क्लियर यहां तक? यहां तक पीछे बेटा ब्लैक टी शर्ट जिन्होंने पहना है, समझ में आया बेटा? क्या नाम है आपका? मौली। हाँ मौली, ये जो हमारा भाग है 1,40,000 योजन, जो हमारा मध्य लोक है, इसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। ऊपर वाला भाग क्या नाम था? उसके बाद अरे सिद्धशिला के बाद ऊर्ध्वलोक, फिर मध्यलोक, और फिर टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी? यहाँ पर इसकी नीचे 7 राजू है ना। टोटल ये नीचे 3 लोक की 7 राजू, फिर ये घटते घटते क्रम में मध्य लोक तक 1 राजू, और फिर ये विस्तारित होते हुए 5 राजू, और फिर ये घटते हुए वापस ऊपर जाता है, तब तक 1 राजू हो जाता है। बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारे गणित के जो वर्ड्स हैं वो मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं, है ना। वो सारी माप जो हैं, उन मापों का मैं यहाँ पर उपयोग नहीं कर रहा हूं, और सीधे अब अपन यहाँ पर आते हैं मध्य लोक की, जहां पर अपन को चर्चा करनी है। उस मध्य लोक में 2.5 द्वीप क्या हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। इस सारे का वर्णन ये कहां से लाए हैं? मैं मेरी मर्जी से नहीं लाया हूं। बहुत स्पष्टतया 2000 वर्ष पूर्व आचार्य उमा स्वामी देव, नाम तो सुना? क्या कौन सा ग्रंथ लिखा है उन्होंने? समय सार। कौन सा ग्रंथ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र, जिसमें आचार्य उमा स्वामी भगवान ने कितने अधिकार लिखे हैं उसमें? 10 अधिकार लिखे हैं। कितने सूत्र हैं उसमें? सूत्र टोटल 357, 357, 357 सूत्र हैं। उसमें तीसरा और चौथा जो अधिकार है, उस तीसरे और चौथे अधिकार में इस पूरे का वर्णन है, अधोलोक का, मध्यलोक का और ऊर्ध्वलोक का। उनके आधार पर एकमात्र संस्कृत का शुभारंभ जिस ग्रंथ से हमारे जिनागम में हुआ है, उस सूत्रात्मक ग्रंथ के आधार पर अनेक आचार्यों ने उस पर भाष्य लिखे हैं, उस पर टीकाएं लिखी हैं। नाम आपने सुने होंगे, सर्वार्थ सिद्धि का नाम सुना होगा। नाम सुना है सर्वार्थ सिद्धि का? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। विद्यानंद स्वामी ने, आचार्य अकलंग देव ने, ऐसी अनेक टीकाएं, भाष्य इस ग्रंथ पर लिखी गई है। इसका मंगलाचरण तो याद होगा आप सभी को। बेटा क्या है मंगलाचरण? ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो ऐसा जो आचार्य उमा स्वामी देव का तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, उसके आधार पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आइए अब जिस बात का हमने संकल्प किया है, जिसकी हमने प्रतिज्ञा की है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में तो नहीं आ गया सबको? यहां तक समझ में तो नहीं आया ना सभी को? आ गया? पूछूंगा मैं, है ना। देखिए अब अपन जिस चीज की चर्चा करने वाले हैं,
क्या हुआ बेटा? नहीं, मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, इधर आ जाओ ना, आगे आ जाओ। चलो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा कर। हाँ हाँ, कम से कम कहा तो सही। ये इनकी जिज्ञासा है जानने की, अन्यथा तो पूरी क्लास हो जाती है, हमें तो पता ही नहीं था क्या पढ़ा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा था। ये इन बच्चों की जिज्ञासा है, और इन बच्चों के आधार पर ही जो हम बोलते हैं ना कि पंचम काल के अंतिम समय तक जिन धर्म आबाद रहेगा, तो वो ऐसे हमारे जो युवा हैं, ऐसे हमारे जो छात्र हैं, उनके उनके कंधों से ही, उनकी जिज्ञासा से ही आबाद रहेगा। आइए, निंदिया रानी तो किसी को पास में नहीं आ रही? गुरुजी चलिए, ढाई द्वीप की अपन चर्चा आरंभ करते हैं। उसके पहले हमको समझना ये आवश्यक है कि आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र में द्वीप और समुद्र की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? द्वीप और समुद्र की। हम तीन लोक में कहां पर आ गए? किसकी चर्चा कर रहे हैं? ढाई द्वीप में। ढाई द्वीप में फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो मध्यलोक। मध्यलोक में ढाई द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। तो उस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। क्या बोला? असंख्यात शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? असंख्यात का क्या अर्थ होता है? सिंपल शब्द है ये तो, है? हाँ, जिसको हम काउंट नहीं कर सके। 2, 5, 10, 1000, 2000, हैं, लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं असंख्यात। तो मध्यलोक में ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। देखो, इसमें आपको फ्री में यात्रा तो करवा रहे हैं हम 398 अकृत्रिम जिनालयों की। हम शिखर जी की यात्रा में जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में बीच में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, उनकी वंदना कर लेते हैं, नहीं कर लेते? लेकिन जब जा रहे होते हैं तब क्या बोलते हैं हम यहाँ से कि शिखर जी वंदना जा रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। और बीच में कितनी सारी वंदना करी वो हो गई ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इस पूरी यात्रा में आप विदेह क्षेत्र की यात्रा करेंगे। विदेह क्षेत्र जाना है? जाना है क्या विदेह क्षेत्र में? विदेह क्षेत्र में हम 20 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। विहरमान, विद्यमान जो हमारे तीर्थंकर भगवंत हैं, सीमंदर स्वामी इत्यादि की पूजन करते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर जब हम इस द्वीपों की चर्चा करेंगे, तो आप किसी विशेष अवसर पर जिनकी पूजा करते हैं, कौन से विशेष अवसर पर? अष्टानिका पर्व में किसकी पूजा करते हैं? वो द्वीप की चर्चा आएगी। जब हमारे 10 लक्षण महापर्व होते हैं, तब आप कोई एक पूजन करते हैं विशेष। कौन सी पूजन करते हैं? पंचमेरु की। तो पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, उन सबकी भी चर्चा, उन सबकी भी वंदना ये निशुल्क में होगी। वैसे तो ये भी निशुल्क ही है, इसका कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारी वो भी चर्चा होगी। तो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र जिनवाणी में बतलाए गए हैं, लेकिन असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों के नाम पूरे प्राप्त नहीं होते। जिनवाणी में आज दिन तक जो प्राप्त हमें है, वो 13 द्वीपों के नाम प्राप्त है। कितने दादाजी? 13। कितने? 13 समझते हैं ना? 13 बोलने की आवश्यकता तो नहीं है ना। तो 13 द्वीपों के नाम हमको प्राप्त होते हैं। तो देखो, वो 13 द्वीप कौन से हैं, वो मैं थोड़ा सा पहले आपको बतला देता हूं, फिर मैं उस चर्चा पर आऊंगा जिसकी हमने प्रतिज्ञा की है। अब बहुत सारे तो राउंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझा दूंगा मैं इसके आगे, है ना। सबसे पहला एक चीज और समझिए कि ये जितने भी द्वीप और समुद्र हैं, द्वीप और समुद्र हैं, वे सब गोलाकार हैं, थाली के आकार के। इससे एक बात और स्पष्ट हो जाएगी
कि हमको जितना बोझ है ना कर्तापने का, इसको किसने बनाया होगा, कौन इसको संभालेगा, कौन क्या करेगा, ये जो हमारे दिमाग में जो बोझ बना हुआ है, उस बोझ से बहुत निवृत्त हो जाएंगे, उस बोझ से बहुत सरल हो जाएंगे। अकेला करणाम योग नहीं पढ़ना है हमको उस करणाम योग से हम अध्यात्म कैसे सीखते हैं, हम उसमें अध्यात्म कैसे निकालते हैं, तब तो हमारा स्वाध्याय करना सार्थक है। और सिर्फ हमने समुद्र पढ़ लिए, द्वीप पढ़ लिए और उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं करी, तो वैसा ही पढ़ा जैसे हम लौकिक में मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ज्ञान बढ़ा लिया, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा लिया। क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है? तो ये जो गोलाकार, सारे के सारे गोलाकार हैं। और एक चीज कॉन्सेप्ट है, इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए, द्वीप और समुद्र। यदि द्वीप है तो उसके बाद तुरंत समुद्र है, उसके बाद द्वीप है तो फिर समुद्र है। ये कॉन्सेप्ट आपको ख्याल में रहेगा। ये सारी चीजें आपको टिप्स पर हो जाएंगी ना, तो आपको बहुत ख्याल में आ जाएंगी, याद रह जाएगा, और उसके लिए ज्यादा इसको खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा मटेरियल बहुत दिनों से इसका स्वाध्याय, चिंतन, मनन, और फिर कहीं जाकर के इसको अपन आप तक पहुंचाने का एक भाव हुआ है। उस भाव से, और भाई सुदीप जी इसमें निमित्त बने, कैसी बात ही कर रहे थे 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा हमारे यहाँ पर भी कर लो। मैं घर पे इन दोनों को पढ़ा रहा था, बेटी को और वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज तो हमें भी यदि उपलब्ध हो जाए तो बढ़िया है। और ऐसी चीज, ऐसे जिज्ञासु जीव इस काल में मिलते कहाँ हैं। पंडित टोडरमल जी साहब का यदि आप जीवन परिचय पढ़ो, और ब्रह्मचारी रायमल जी साहब ने जो लिखा है कि इतने इतने भाई कितनी अरब जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या देखें तो कितनी है, और उसमें जैनियों की संख्या देखें तो कितनी है, और उन जैनियों में से धर्म को समझने वाले कितने हैं, धर्म को समझ करके अपना आत्म कल्याण करने वाले कितने हैं, है ना। तो ऐसे बहुत, और गिनती लायक ही होंगे। क्यों? कोई लॉजिक बता सकता है? बहुत सुंदर सा इसका लॉजिक, बहुत बढ़िया बढ़िया। मामा जी बता, मामा जी बोल रहे हैं ना, आप ही बोल रहे हो। चूंकि नित्य निगोज से 6 महीना और 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। आप सब स्वाध्यायी हैं भाई, सुदीप जी की यहाँ क्लास नियमित चलती है, इसलिए इतनी हिम्मत कर रहा हूं ऐसे विषय बोलने की। तो वो 608 जीव वहां से निकलते हैं, और 608 जीव ही इस 2.5 द्वीप से मोक्ष को जाते हैं। तो वो लिमिटेड ही होंगे। परचूनी की दुकान, किराने की दुकान पे तो बहुत भीड़ रहेगी। क्यों भाई साहब? रहेगी ना। उसको खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन हीरे की दुकान पर दिन का एक ही ग्राहक आ गया, तो वो किराने की दुकान साल भर में जो कमाई करता है ना, वो एक ही ग्राहक में उसका पूरा हो गया। तो ऐसा है, ये हीरे जैसी पढ़ाई है ना। तो ऐसे, तो यहाँ पर सबसे पहले है जम्बूद्वीप। क्या नाम है? सबसे पहले जम्बूद्वीप। मैं 2.5 द्वीप पे और 398 पे तो आज पहुंच पाऊंगा पता नहीं मुझे, लेकिन जब तक मैं ये आधार नहीं खड़ा करूंगा तब तक मैं सीधा वहां नहीं पहुंच सकता हूं। यदि हमें बच्चे को गुणनफल पढ़ाना है तो हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग यदि पहले नहीं सिखाएंगे तो डायरेक्ट गुणनफल समीकरण पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो सबसे पहले है उसका नाम है जम्बूद्वीप। और ये यदि आपको क्लियर हो जाता है तो फिर तो हमारी जो आगे की हमारी पढ़ाई करनी है, स्वाध्याय करना है, पढ़ाई शब्द मुझे हीन लगता है, स्वाध्याय जो हमें आगे का स्वाध्याय करना है उस पर हम बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। भाभी आ रहा है समझ में? आगे आपको बहन जी कहूंगा मैं तो, है क्योंकि पहले का संबोधन वही है, तो इसलिए नया संबोधन आने से तो रहा।
तो ये हमारा सबसे पहला जो है वो है जम्बूद्वीप। उसके बाद क्या आएगा आप बताओ? समुद्र। ये जो समुद्र है इसका नाम है लवण समुद्र। क्या नाम है? एक बार बोलो, क्या नाम है? ये बुलाने के पीछे एक कारण है। क्या कारण है? याद हो जाए। और दूसरा, हाँ, कोई आसपास का, अपन बोलते हैं ना, कम तोला जा रहा, मतलब नीचे झुक रहा हो कांटा, तो क्या हुआ भाई, क्यों ये चिल्लाए, तो कम से कम वो जग जाए। तो ये जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बाद है ये लवण समुद्र। उसके बाद का ये पूरा जो है वो है धातकी खंड द्वीप। क्या है? लिखो, ये सबसे पहला है जम्बूद्वीप। लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आड़ में खड़ा हूं इसलिए। पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, पढ़ने में तो आ रहा है आपको, है ना? पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र। देखो, इसमें एक याद करने का बहुत सुंदर तरीका है। इसको एक बीच में व्यंग्य समझ लें, मजाक समझ लें, मनोरंजन समझ लें कि जब इंद्र से आज्ञा लेकर के देव निकला कि इन सबका नाम रखने के लिए, थोड़ा सा हल्का करने के लिए, कि भाई यहां से इंद्र से आज्ञा लेकर के निकला कि समुद्र का और द्वीपों का सब नाम रखें। तो नाम रखने के लिए वो चला, तो उसने, अभी तो बहुत पर्वत, नदियां है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो सबके नाम रखते रखते वो आगे बढ़ा और नाम रख दिए, सब खत्म हो गए उसके पास तो नाम। तो वापस वो इंद्र के पास पहुंचा कि महाराज, नाम तो इतने जितने थे वो खत्म हो गए, अब नाम कहां से रखूं? तो उन्होंने कहा कि जो नाम दिए थे जहां पर खत्म हो गए वहां से वापस पुनः आरंभ कर देना, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, और फिर खत्म हो जाएं तो मेरे पास वापस मत आना कि अब खत्म हो गए। जहां पर द्वीप समुद्र जहां है, उन द्वीप समुद्रों में वही के वही नाम होंगे, पर्वतों के, नदियों के सारे नाम वही होंगे। ठीक है? तो ऐसे द्वीप और समुद्र, जो द्वीप का नाम है वही के वही समुद्र का नाम है, सिर्फ 3 को छोड़ करके। 3 को क्यों? 2 को ही छोड़ करके। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, जम्बूद्वीप के साथ है, उसका नाम लवण समुद्र है। हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप है वहां तो करीब करीब आप लोग सब गए होंगे, गए हैं, देखा वहां का, समझ में आया? समझ में आया क्या? अच्छा, पहले तो कौन गया वो हाथ ऊंचा करो, तो मैं उनसे पूछ सकूं। हमारे गुरुजी पीछे, आपको तो आया ही होगा समझ में, इंग्लिश के आप शहंशाह हैं तो समझ में नहीं आया? नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको जम्बूद्वीप सारा समझ में आएगा और हम कहाँ है वो समझ में आएगा। हम सुनते तो हैं, जम्बूद्वीप सुनते हैं, भरतखंड सुनते हैं, आर्यखंड सुनते हैं, और रोज प्रक्षाल में बोलते हैं ना, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, घाटोल नामनी नगरे, डैश 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 डैश, सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन आज आपको हाथ में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट हो जाएगा कि क्या तो भरतखंड है, क्या आर्य क्षेत्र है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और हम कहाँ हैं, मेरी स्थिति उसमें कहाँ है। ठीक है भाई, सब आ रहा है समझ में? भारी तो नहीं लग रहा मामा जी? हाँ, आपको कह रहा हूं, भारी तो नहीं लग रहा ना, कठिन तो नहीं लग रहा ना? हाँ, नींद आए तो किसी को बता देना। खैर अभी तो रात को तो अपन पानी भी नहीं पी सकते, तो चाय पिलाऊंगा ऐसी तो बात नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन आपकी नींद उड़ाने का काम जरूर कर सकूंगा, है ना? चलिए, जब मेरे लौकिक क्षेत्र में जब क्लास लेता हूं तो बीच में उन बच्चों को सारी चीजें, क्योंकि 100-150 की जो क्लास रहेगी, उस क्लास के बीच में यदि ऐसी बात नहीं करूंगा, विषय की बात चलती रहेगी, तो बच्चे तो पीछे वाले बच्चों के तो क्या पल्ले पड़ेगा।
इसलिए बीच बीच में वो नींद उड़ाने का भी काम भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, है ना। चलिए आइए, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे इन द्वीप और समुद्रों की। सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद धात्की खंड, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, आगे वारुणीवर द्वीप। सारे तो नाम नहीं लिखता हूं मैं यहाँ पर, मुझे जितने आवश्यक है उतने नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप और क्षीरवर समुद्र। यहाँ पर एक सेकंड के लिए इसलिए मैंने पॉज किया कि ये जो क्षीरवर समुद्र है, उस क्षीरवर समुद्र से आपने पंच कल्याणक के दिन जन्म कल्याणक जब होता है तब कुछ नाम सुना होगा, क्षीरोदधि। तो वो जो बालक तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए जो इंद्र महानुभाव जिस जल को लेकर आते हैं, वो कैसा जल है? हमारे जैसा यहाँ जैसा जल नहीं है, वो निर्जंतुक है ना, ऐसा वो जल है। उस जल से वो बाल तीर्थंकर भगवान की जन्माभिषेक होता है, वो पांचवा जो समुद्र है। ऐसे ही फिर घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र। अब जिसकी चर्चा की थी, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, है ना, भौन्न बावन्न प्रतिमा नमो सुखकरम। तो 8वां द्वीप है वो नंदीश्वर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? 8वां। ये पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धात्की खंड, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओ, यही पूरे राउंड में है ना, ऐसे ऐसे पूरे राउंड में। तो वो 8वें नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। 9वें नंबर का अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र। 10वें नंबर का अरुणाभास द्वीप, अरुणाभास समुद्र। कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र। शंखवर द्वीप और शंखवर समुद्र। रुचकवर द्वीप और रुचकवर समुद्र। ऐसे कुल 13 नाम हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सारी लिस्ट आपको शेयर करनी होगी तो भी मैं शेयर कर दूंगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा। अब इसमें एक जो जानने वाली बात है वो है अंतिम जो समुद्र है, ये सारे असंख्यात जो समुद्र है ना, असंख्यात समुद्र में जो अंतिम समुद्र है उसका वो द्वीप और समुद्र स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ये तो नाम सुना ही होगा बाबू जी, नाम सुना है ना ये तो, स्वयंभू रमण समुद्र और अंतिम है ना, अंतिम जो द्वीप और समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण। ये द्वीप भी है और समुद्र है। उसके बारे में आपने एक जिनवाणी का बहुत सुंदर आख्यान सुना होगा जो हमारे परिणामों को सुधारता है। उसमें एक आख्यान प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कि इस स्वयंभू रमण समुद्र में कौन सा द्वीप बतलाया भैया? मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं चल रहा हूं? बराबर है ना? नहीं तो एकदम तेज चल रहे हो तो समझ में नहीं आए, ऐसा तो नहीं है? प्रेक्षा आ रहा है समझ में? बहुत जल्दी तो नहीं है ना? नहीं तो कल कह रही थी कि आप बहुत तेज बोलते हो। अपनी जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना उसमें दूसरे बोल रहे थे, वो तो सब ठीक बोल रहे थे। आप सबको ये भी बता दें कि शनिवार और रविवार को अपने यहाँ तो चलता ही है, लेकिन 8:30 से 9:30 बजे तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आद्योपांत स्वाध्याय आरंभ किया है ऑनलाइन व्यवस्था से। उसमें जिसके भी अनुकूलता हो वो आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं और उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ये जो स्वयंभू रमण समुद्र, उस स्वयंभू रमण समुद्र में जो हमारे परिणामों को संभालने के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा एक आख्यान प्राप्त होता है। वो ये होता है कि स्वयंभू रमण समुद्र में बहुत बड़ा महामत्स्य होता है। कितना? 1 योजन। अब 1 योजन ये फिर नया शब्द आया, इसको भी मैं बताऊंगा ये योजन क्या है। ये भी नापने की इकाई है, लेकिन आपके किलोमीटर और मील, कोस, ये सारे जहां पर कुछ नहीं काम आते वहां जाकर के वो योजन है ना। 1 योजन ही इतना लंबा चौड़ा होता है। तो इतना जिसका बहुत विस्तार होता है, ऐसा एक महामत्स्य होता है। महामत्स्य बहुत बड़ी मछली। उस महामत्स्य के कान में है ना, मुझे उसका ज्यादा विस्तार नहीं करना इसलिए मैं तो संक्षिप्त में जा रहा हूं। उसके कान में
एक छोटा सा मच्छ होता है, तंदुल मच्छ बोलते हैं। यानी तंदुल यानी क्या होता है? चावल। चावल के आकार का उस महामत्स्य के कान में एक छोटा सा मछली होती है। अब वो इतना बड़ा महामत्स्य, और 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, 6 महीने तक जब सोता रहता है वो, तो कहीं कहीं लोगों के आपने देखा होगा ना, अपने में भी सोते हैं तो मुंह खुला रहता है ना, खुला। तो ऐसे ही उन महामत्स्य के भी मुंह खुला रहता है, और वो मुंह खुला हुआ है तो समुद्र में तो क्या रहते हैं? आदमी रहते होंगे, क्या रहते हैं? मछलियां। तो वो मछलियों को थोड़ी पता है कि ये मुंह है कि क्या है, तो वो तो अंदर जा रही है, और मुंह बंद कर दे तो उनका काम तमाम हो जाए। लेकिन वो महामत्स्य तो सोया हुआ है, तो उसका वो जो मुंह खुला हुआ है, तो कई सारी मछलियां उसमें जाती हैं, निकलती हैं, जाती हैं, निकलती हैं। लेकिन वो उसके कान में जो महामत्स्य बैठा हुआ है ना, वो तंदुल मच्छ, वो तंदुल मच्छ ये विचार करता है, ये महामत्स्य कितना पागल है। इस महामत्स्य के मुंह में अपने आप, वो तो कोई मेहनत भी नहीं कर रहा है, अपने आप उसके मुंह में इतना भोजन आ रहा है, इतना भोजन आ रहा है, एक समय के लिए अपना मुंह बंद कर दे तो हजारों हजार मछलियां इसके आहार का कारण हो सकती है। ऐसा कौन विचार कर रहा है? उसने एक हाथ मछली भी खाई, एक हाथ मछली का भी शिकार किया, और ऐसा विचार करते करते उसका प्राणांत हो जाता है। किसका? तंदुल मच्छ का। और वो पहुंचता है 7वें नरक में। क्यों साहब? उसने तो कोई पाप तो किया नहीं, परिणाम किया, अपने जो परिणाम बिगाड़े। उसने बाहर शारीरिक रूप से, द्रव्य रूप से, ना तो उसने हिंसा की, ना चोरी की, ना कुशल किया, ना परिग्रह किया। ये पांचों क्यों बोला मैंने? अपने परिणामों को सुधारने के लिए, कि हम समाज के डर से कुशल तो नहीं करते। क्यों सर? परिवार के डर से कुशल नहीं करते हैं, हिंसा सरकार के डर से नहीं करते हैं, लेकिन परिणाम तो हुए ना, तो उन परिणामों का फल अवश्य मिलता है। ऐसा वो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य के कान में तंदुल मच्छ, और तंदुल मच्छ के वो परिणामों की सजा उसे नरक में ले जाती है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? अपने परिणाम अच्छे रखने चाहिए, अपने परिणाम हर हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए, सुंदर रखने चाहिए। आइए, तो ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे कितने द्वीपों की चर्चा यहाँ की अपन ने? 13 द्वीप। जो जिनवाणी में नाम मिलते हैं वो 13 द्वीपों के नाम मिलते हैं। एक थोड़ी सी जानकारी और आप ले लीजिए इसमें से, कि जो अकृत्रिम जिनालय हैं वो 4 से 7 तक जो द्वीप हैं उसमें नहीं है। 1 से 3 तक में तो है, 1 से 3 नहीं बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे। 1 से 2.5 तक में है, यानी 2.5 यानी तीसरे का ही भाग है। 4 से 7 तक जो द्वीप है उसमें नहीं है। 8वें में है, सब जानते हैं आप, 8वें में जानते हैं ना, कौन सा 8वां? नंदीश्वर द्वीप। और 9, 10 और 12 उसमें नहीं है, अकृत्रिम जिनालय। तो नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनालय हैं? बच्चों में कोई बताएगा क्या? बच्चों में कोई बताएगा? नहीं? यहाँ हाँ सही बोल रही है गुड़िया, सही बोल रही है। बैठ के ही बोल बेटा, बैठ के। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या नाम है? चेवी। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप में हैं, और 11वां जो कुंडलवर द्वीप है उसमें 4 जिनालय हैं अकृत्रिम, और 13वां रुचकवर द्वीप है उसमें 4 जिनालय। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इन जिनालयों की चर्चा है। अब करीब करीब मैं समझता हूं ये नक्शा आपको थोड़ा बहुत तो आपके यहाँ पर बैठा होगा। सबसे पहला क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा समुद्र है ना। और मैं यदि द्वीप की चर्चा करूं, पहले द्वीप पूछ रहा हूं आपको, पहला द्वीप कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा वारुणीवर द्वीप, है ना। ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते जाओगे। अब मैं इस डायग्राम को वापस इसको हटा रहा हूं,
और जहां अपन को इसकी जो चर्चा करनी है वहां से शुरुआत करते हैं। शुरू तो अभी हुआ, अभी टाइम थोड़ी हुआ। टाइम हो तो मुझे इशारा कर देना, है ना? हाँ, बस ऐसा रहेगा न, पीछे वालों को, बीच वालों को, किसी को कुछ नींद का झोंका आ रहा हो तो मैं आ जाऊंगा उनके पास। जिनको भी नींद का झोंका आ रहा हो, क्योंकि ये विषय इतना है कि इस विषय को कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमारे पास 30 से 40 क्लासें चाहिए। 30 से 40 क्लासें चाहिए, तब जाके पूरा हमारा अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, सिद्धशिला, ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। लेकिन जैसे कि हमने प्रतिज्ञा की है यहाँ पर कि 2.5 द्वीप में 398 अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा हमको करनी है। आपको मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? बहन जी, आपको ही पूछो, आपको? हाँ, ठीक लग रहा है कि बोर हो रहे हो? पीछे माता जी, समझ में आ रहा है? अरे समझ में नहीं आ रहा हो तब भी आप यहाँ पर ऐसे परिणाम करके बैठेंगे कि करणान योग जैसे विषय को पढ़ने के लिए जितनी विशुद्धि चाहिए ना, जितनी हमारी विशुद्धि चाहिए, उस विशुद्धि से आप समस्त प्रकार के पापों से बच गए। आपके जो ये विशुद्धि इतनी हुई ना, इसके लिए विशेष विशुद्धि चाहिए, बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए, परिणामों की निर्मलता चाहिए। और वो जो परिणामों की निर्मलता इस विषय को समझने के लिए हुई है, वो ही आपकी विशुद्धता है। वो विशुद्धता ही सराहनीय, वो ही स्तुत्य है। तो आइए अपन 2.5 द्वीप जिसकी चर्चा आरंभ करना है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था? क्या नाम है इसका? इसका जो विस्तार होता है, इसका जो विस्तार होता है वो होता है 1 योजन। कितना होता है? कितना होता है? इसके बाद कौन सा समुद्र बतलाया था? ये लवण समुद्र। इसके बाद द्वीप कौन सा? आज अकृत्रिम जिनालयों तक तो अपन पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि सम्मेद शिखर जी जाते हैं तो जैसे ही यहाँ बैठे और तुरंत तो शायद शिखर जी नहीं पहुंच पाते हैं। ट्रेन से जाएं तो कम से कम 36 घंटे लगते होंगे, उतने ही लगते हैं ना, और उससे जाएं तो उसमें भी 4-5 घंटे तो लगते ही होंगे, बीच में कई पड़ाव आते हैं। तो ऐसे ही आज अपन 2.5 द्वीप की संरचना को तो समझने का प्रयास करेंगे। उसमें यदि हमने बहुत अच्छी तरीके से जम्बू द्वीप समझ लिया तो अन्य सारे द्वीप बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं प्रयास ये करता हूं कि 2.5 द्वीप की संरचना आज हमारे यहाँ पर बैठ जाए कि 2.5 द्वीप है क्या। ठीक है, पहला द्वीप का क्या नाम बोला? उसके बाद समुद्र का क्या नाम बोला? बहन जी आप भी बाहर से बोल सकती है ना। लवण समुद्र, और फिर धातकी खंड द्वीप, उसके बाद कालोद समुद्र, उसके बाद पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर समुद्र। अब 2.5 क्यों है ये, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। पहले तो इसकी जो विस्तार है वो विस्तार आपको बतला देता हूं। ये सबसे पहले इस वाले का क्या नाम लिखा था अपन ने? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? 1 योजन। और चूड़ी के आकार का, जैसे चूड़ी होगी ना, छोटी चूड़ी, इसको समझने के लिए आप छोटे बच्चों की चूड़ी रखो, उसके बाद बड़ी चूड़ी रखो, उसके बाद बड़ी चूड़ी रखो, और चूड़ी की तो जो भी 2-4 साइज आ जाएंगी, फिर उसके बाद छोटी साइकिल का टायर रखो, फिर बड़ी साइकिल का टायर रखो, तो वो जैसे जैसे राउंड बनते जाएंगे। तो 1 योजन यदि इसका विस्तार है, यदि क्या है, 1 योजन इसका विस्तार है जम्बू द्वीप का, तो जो उसको चारों ओर घेरे हुए उसका क्या नाम दिया था बेटा? लवण समुद्र। तो उसका विस्तार कितना है? 2 योजन। कितना? 2 योजन। कितना? 2 योजन। फिर उसके बाद क्या है? आप बोलो।
धातकी खंड द्वीप, बहुत बढ़िया, गुड। ये जो दूसरे नंबर का द्वीप है उसका नाम है धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप आपके गणित से बताओ, अभी जो मैंने बताया था डबल डबल होता जाएगा। 1 योजन, लवण समुद्र 2 योजन, ये धातकी खंड कितना 4 योजन, फिर क्या आएगा कालोद समुद्र 8 योजन, फिर क्या आएगा पुष्करवर द्वीप, कितना होगा पुष्करवर द्वीप 16 योजन। इसका जो पूरा घेरा रहेगा ना वो उस घेरे की विस्तार की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहला जम्बू द्वीप 1 योजन, दूसरा लवण समुद्र 2 योजन, तीसरा धातकी खंड कितना 4 योजन, कालोद समुद्र 8 योजन, फिर पुष्करवर द्वीप 16 योजन और पुष्करवर समुद्र 32 योजन। ठीक है, अब चूंकि अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, पहले द्वीप का नाम क्या हुआ, कितने योजन है वो, दूसरा द्वीप क्या है, दूसरा समुद्र द्वीप धातकी खंड द्वीप, उसका विस्तार क्या है 4 योजन, और तीसरे का नाम क्या है पुष्करवर द्वीप। अब यहां समझो, जिसकी चर्चा अपन ने आरंभ की है, ढाई नाम क्यों आया, सभी जागृत हैं, ढाई नाम क्यों आया। तो 1 नंबर का द्वीप तो जम्बू हुआ, दूसरे नंबर का क्या हुआ धातकी खंड। ये जो पुष्करवर द्वीप है तीसरे नंबर का, ये जो पुष्करवर द्वीप मैं मान रहा हूं, है ना, यहाँ काउंटिंग में कुछ हो सकता है, तो ये जो हमारा पुष्करवर द्वीप है, वो पुष्करवर द्वीप इस पूरे द्वीप को आधा करने वाला एक पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत। क्या नाम है उसका, मानुषोत्तर पर्वत, यानी मनुष्य की जो सीमा है वो इस द्वीप के अंदर ही रहती है। फिर बोलता हूं इसको, फिर बोलता हूं, बेटा समझ में आ रहा है, पीछे बेटा, पीछे आप बैठे हो, हैं, क्या नाम है आपका, दिया। बेटा आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, है ना। अब कॉपी पेन लेके रहोगे ना तो आपको समझ में और अच्छा आएगा, क्योंकि कई चीजें इसमें ऐसी आएंगी कि वो चीजें अभी तो ऐसा लग रहा है कि ख्याल में आ रहा है, और यहां से बाहर निकले नहीं कि वो विस्मृति में चला जाए। मैंने प्रैक्टिकल जो ढाई द्वीप जो बना हुआ है, इंदौर बना हुआ है ना, उसको कम से कम 12 से 15 घंटे प्रैक्टिकल उसको देखा। यहाँ ग्रंथ पढ़ता, ग्रंथ के बाद उसको देखता तो सारी मिक्स हो जाती, ये यहाँ कैसे हो गया, ये यहाँ कैसे हो गया, ये यहाँ कैसे हो गया। तो कम से कम 12 से 15 घंटे उसको प्रैक्टिकल देख करके और फिर ग्रंथ से मिलान करके, तो आज हाथ में रखे हुए आंवले के समान कहाँ कौन सा द्वीप है, कौन सा समुद्र है, कौन सा अकृत्रिम जिनालय है, कौन सा कूट है ना, वो हमको जिनालय हमको पढ़ना है, इसलिए हम तो जिनालय को ही पढ़ेंगे। वहां पर कौन से पर्वत पर कौन सा कमल है, कमल पद्म सरोवर बोलते हैं उसको, सरोवर कौन सा है, वहां से कौन सी नदियां निकल रही है, कौन से खंड बने, कौन से कुलाचल है, ये सारी चीजें वो वहां पर प्रत्यक्ष दिखा ना, और प्रत्यक्ष के बाद जब यहाँ पर ग्रंथ के माध्यम से मिलान करा तो तब भाव हुआ कि अपने को थोड़ा है तो थोड़ा और भी लोग जाने तो बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो ये जो पहले द्वीप कौन सा, जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप कौन सा, धातकी खंड द्वीप, और तीसरे द्वीप का क्या नाम था, पुष्करवर द्वीप। तो उस पुष्करवर द्वीप को आपने कितनी संख्या बताई थी, 16 योजन। 16 योजन का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 योजन। कितना हुआ, 8 योजन ही हुआ ना।
आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, गणित सब व्यापार धंधे वाले हैं, तो हम तो महीने में एक आध बार काउंटिंग करते हैं, लेकिन आप तो रोज काउंटिंग करते हैं, तो गणित आपका बहुत शानदार और अच्छा गणित होगा। तो इस 16 का आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मानुषोत्तर पर्वत है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य का आवागमन नहीं। हिसाब फिर भी हम जाना चाहें तो केवल ज्ञान पर श्रद्धा होती है, सर्वज्ञ परमात्मा पर श्रद्धा होती है, अरहंत परमात्मा पर श्रद्धा होती है कि अरहंत परमात्मा ने, और यदि उसके अलावा हम कहते हैं कि हम तो जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जा सकते, हम तो जाएंगे, तो इसका मतलब हमें सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा, सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं। तो अब 2.5 का कैलकुलेशन समझाता हूं। एक द्वीप पूरा हुआ जम्बूद्वीप, दूसरा द्वीप हो गया धात्कीखंड, और तीसरा जो था उसका नाम क्या था? पुष्कर। तो कितना हो गया वो पुष्कर? मानुषोत्तर बीच में आया तो कैसा हो गया वो? आधा हो गया ना भाई। 16 योजन था, तो 16 योजन में से ये आधा हो गया, मानुषोत्तर पर्वत ये आ गया, तो 8 हो गया। तो अब उसको पुष्करवर द्वीप को पुष्करार्ध भी बोलते हैं। अब समझिए इसको, जम्बू द्वीप, धात्कीखंड और पुष्करार्ध, तो एक पूरा द्वीप, दूसरा पूरा द्वीप, और ये तीसरा है वो आधा हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 2.5 द्वीप क्यों कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को नहीं हुआ हो ऐसा? अपने मंदिरों में, जहां तक मुझे ख्याल है, अपना जो बड़ा मंदिर है ना, उस बड़े मंदिर में भी जहां पहले स्वाध्याय सभा लगती थी, अभी भी है? नहीं, अभी जो 24 बनी हुई है ना बाहर वाले में, वहां एक बहुत बड़ा बना हुआ था, अभी भी है। हाँ, तो वहां पर ऐसा बना हुआ था। तो ये जो 2.5 द्वीप है, वो पहला जम्बू द्वीप कितनी उसकी चौड़ाई बतलाई? 1 योजन। दूसरा फिर जो द्वीप है धात्कीखंड द्वीप 4, और तीसरा क्या है? पुष्करार्ध, आधा हुआ, तो कितनी हुई उसकी? इस पूरे 2.5 द्वीप का विस्तार, गणित लगाओ, द्वीप नहीं, द्वीप और समुद्र सबका, द्वीप और समुद्र का पूरा विस्तार आप बताओ। प्रोजेक्ट वर्क दूं कि आप करके आए कि मैं ही बताऊं? बोलो बेटा, कुछ करो, प्रयास करो। थोड़ा सा मेहनत करो। देखो, ये 1 योजन है, ठीक है? ये 1 योजन, ये कितना? लवण समुद्र कितना हुआ? 2 योजन, तो 3 योजन हुआ। अब एक दिशा में आप चलेंगे तो एकदम काउंटिंग आपकी सही होगी, है ना? एक दिशा में चलोगे तो एकदम काउंटिंग आपकी सही होगी। 23 तक आप आए हो, लेकिन अब इसको आधा करना पड़ेगा ना, जम्बू द्वीप को। भाई जम्बू द्वीप को आधा करोगे, दोनों तरफ गिना जाएगा ना, वैसा का वैसा। एक तरफ का आपने कितना बताया? 23 बताया। तो अब यहां से वापस चलोगे तो 22 होगा, उधर का विस्तार जो होगा वो 22 होगा। तो 45 योजन पूरा विस्तार है पूरे 2.5 द्वीप का। मैं क्लियर करूंगा आपको, ये बहुत स्पष्ट से आपको क्लियर करूंगा, कहीं भ्रम नहीं रहेगा। जैसे 1 योजन बोला है, हाँ, वो उधर भी गिनना पड़ेगा ना, इसलिए आधा कह रहा हूं। यदि एक तरफ का हम गिनेंगे तो 22.5 योजन एक तरफ का है, वो इसलिए एक तरफ कह रहा हूं। वो जब मैं यहाँ सुमेरु बनाऊंगा ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आधा आधा क्यों गिना। तो एक तरफ का जो विस्तार है द्वीप और समुद्र का, वो 22.5 योजन, 22.50, तो दूसरी तरफ भी 22.50,
तो इस ढाई द्वीप का जो विस्तार होता है वो 45 योजन होता है। नहीं, सबका आधार लेना पड़ेगा ना, फिर एक तरफ से लेंगे वो हाँ सबका आधार लो ना, तो 22.50 मिलाओ तो 45 होगा। जैसे जम्मूद्वीप का आधार किया। हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो ये 1 योजन पूरा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, लवण समुद्र। लवण समुद्र का कितना, 2 योजन, 1 योजन 2 योजन। ये कितना है, क्या है, इसका नाम क्या है, धात्की खंड द्वीप, 4 योजन। फिर क्या है यहाँ पर, कालोज समुद्र 8। फिर क्या है, पुष्करार द्वीप 8 योजन, ठीक है। ये कितना हुआ, 23 हो गया। अभी अपन ने कहां तक की काउंटिंग की, यहां तक की, ठीक है। अब यहाँ पर वापस के वापस ऐसे काउंटिंग करो। यदि आपने ये पूरा 1 गिन लिया है तो इसको अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ से गिनो वापस, तो ये 2, ये वाला 2 गिनना पड़ेगा। ये तो पूरा इधर भी आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, समझ तो आ रहा है। हाँ, लेकिन जो ये जो माप बताया, हाँ, वो उसके पूरे गोले का बताया है ना। हाँ पूरा गोला बताया भाई। अपन तो एक तरफ से पूरी संख्या ले ही रहे हो उसको, हाँ तो अब उस तरफ डबल क्यों गिन रहे हो? डबल आएगा ना गिनने में, काउंटिंग में क्यों नहीं आएगा। ये भाग है, अब इसको जैसे अपन ने गिन लिया है, फिर आप आधा करके इस तरफ से भी संख्या उतनी गिरा रहे हो। अरे सुनो सुनो मेरी बात, ये आपको अभी इसलिए है कि यहाँ पर बीच में सुमेरु पर्वत आएगा। वो सुमेरु पर्वत आएगा ना, तो उसके राउंड में यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये वाला भाग हमारा कितना है, तो ये पूरा 2 योजन यहाँ पर भी तो जा रहा है। तो पूरा बीच का जो है, आपने एक तरफ का रेडियस बताया, हाँ पूरा बीच का जो एक चूड़ी के आकार गोल है, हाँ इसका जो सर्कल का जो बीच का एरिया है, बराबर, पूरा हुआ ना 2। हाँ तो 2 हुआ, तो 2 हुआ तो गिनो ना इसको भाई। इधर का 2 योजन हुआ तो इधर का 2 योजन होगा कि नहीं होगा। रेडियस बता दिया ना। ये पूरा 2 योजन, ये जैसे ये चूड़ी है, ठीक है ना, ये अपन ने राउंड पूरी चूड़ी ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बीच में हमारा भाग आ गया, तो यहाँ 2 योजन हो रहा है, तो उधर साइड में भी तो 2 योजन होगा कि नहीं होगा। जी नहीं क्लियर हुआ, देखो और क्लियर करूंगा। मेरे को स्पष्ट है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ वो एक अलग बात होगी, लेकिन आप इसको क्लियर जैसे करेंगे ना, इसको हमने आधा की है, हाँ पूरा ये 1 योजन का भाई। उधर भी तो जाएगा ना, इधर भी 22.5 एक साइड में हो रहा है, ये इस साइड में ये 2 गिना भाई, आधा इधर गिना, तो यहाँ जाकर भी तो इधर को गिनना पड़ेगा ना, विस्तार तो उसका वहां पर भी जा रहा है। हाँ ऐसा कह सकते हैं ना, उसकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई दुगनी, लेकिन टोटल सेंटर बिंदु से फिर अपन इसकी जो मापेंगे, वो फिर वो डबल से आएगी। अगर उसका विस्तार अपन टोटल विस्तार अगर बनाएंगे 2 योजन, तो फिर अपन डबल नहीं कर सकते, डबल ही आएगा भाई। दोनों तरफ जा रहा है ना, वो बीच में है पर्वत है, उस पर्वत के हिसाब से हमको दोनों तरफ उसका काउंट करना पड़ता है, तो विस्तार दिखेगा। हाँ 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 2 है, हाँ अगर हम मिलेंगे तो इसका आधा और 2 एक लेना पड़ेगा। हाँ दोनों तरफ आधा लेना पड़ेगा ना उसके। हाँ अब आप कहाँ गलती, आप जो समझ रहे हो ना, वो कहाँ गलती हो रही है। आपको यूं लग रहा है कि इसका आधा कर दिया, उसका आधा नहीं किया, ये तो पूरा का पूरा है, लेकिन यहाँ पर पर्वत आते हैं बीच में, इसलिए एक भाग उसका 2 योजन उधर भी है और 2 योजन भाग उसका उधर भी है। वो इसीलिए अभी आप कंफ्यूज इसलिए होंगे कि वो जब हमारे पर्वत आएंगे ना, जिसको पंचमेरु कहा जाता है, वो पंचमेरु जब मैं स्थापित करूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उसका एक तरफ का रेडियस जो है भाई, अपन यूं समझ लो त्रिज्या और परिधि, यदि वो शब्द समझ में आते हो। इंग्लिश में मुझे नहीं आता।
क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये चीज आपको जब मैं पंचमेरु यहाँ स्थापित करूंगा ना, तो तब आपको वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप यूं समझो कि 45 योजन पूरा विस्तार 2.5 द्वीप का है। कितना कितना? एक तरफ का कितना है? 22.5। तो 22.5 एक तरफ का है, तो दूसरी तरफ भी 22.5। ऐसा 45 योजन विस्तार में ये 2.5 द्वीप फैला हुआ है। उस 2.5 द्वीप में ये 398 जिनालय है। 398, 398। इसी 2.5 द्वीप में हमारे विदेह क्षेत्र है, इसी 2.5 द्वीप में भरत क्षेत्र है, इसी 2.5 द्वीप में ऐरावत क्षेत्र है, इसी 2.5 द्वीप में और भी अनेक अनेक क्षेत्रों के और नदियों के, पर्वतों के जो नाम हैं वो आएंगे। अभी तो करीब करीब समय पूरा हो रहा है। अब मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ तक जो बात आप अपनी हुई है वो समझ में आई कि आपको बोरियत महसूस हुई? भाई साहब, नाम क्या भाई साहब को? बदामीलाल जी। बदामीलाल जी, अच्छी लगी? नहीं लगी अच्छी? वो बहन का सिर मना हो रहा, अच्छी नहीं, अच्छी लगी। अच्छी के साथ साथ सच्ची बात है। कैसी बात है ये? सच्ची बात है। तो ये जो 2.5 द्वीप है हमारा, उस 2.5 द्वीप में मेरी पोजीशन कहाँ है, मेरा बांसवाड़ा कहाँ है, मेरा घाटोल कहाँ है और मेरा घर कहाँ है, वो सारी की सारी चीज इसमें दिखेगी। और हम अपना आत्म कल्याण कहाँ से कैसे कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो 398 अकृत्रिम जिनालय, और आपने तो 24 तीर्थंकरों के ही नाम सुने होंगे, लेकिन आपको 720 तीर्थंकरों की वंदना करवाई। 398 अकृत्रिम जिनालय, 720 तीर्थंकर और 160 विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर। क्या? फिर एक बार मेरे साथ बोलना। 398 अकृत्रिम जिनालय, 720 तीर्थंकर और 160 विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर। आपने तो 20 तीर्थंकर ही सुना है, 20 तीर्थंकरों की पूजा करते हो। 20 का ही पता है ना, लेकिन मैं आपको 160 बतलाऊंगा। यहाँ आए तो कुछ तो फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसे इन सभी तीर्थंकरों की, अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करेंगे हम। और अभी तक का जितना विषय है उस विषय को आप 24 घंटे के लिए पूरा चिंतन मनन, और आपके जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों को कॉपी में नोट डाउन करना और उसको लिख लेना, और अपन प्रश्न का एक सत्र जिसमें आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धे।